कहते हैं एक सच्चा फैन अपने सुपरस्टार के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्या हो जब वही सुपरस्टार अपने ही फैन की जान का दुश्मन बन जाए। ये कहानी है अंधी दीवानगी की, जहां पूजा भी है और उसी पूजा के पीछे छिपा है खौफनाक सच। कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार दर्शन थुगुडीपा, एक ऐसा नाम जिसे लाखों लोग भगवान की तरह पूजते थे। लेकिन साल 2024 में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने इस नाम को स्टारडम से सीधे कटघरे में ला खड़ा किया। एक फैन जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने सोशल मीडिया पर कुछ शब्द लिख दिए और उसकी सजा मौत। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस रात का पूरा सच, वो गुस्सा, वो साजिश और वो खामोशी जिसने एक जिंदगी खत्म कर दी। तो आखिर उस रात हुआ क्या था और कैसे एक सुपरस्टार बन गया अपने ही फैन का कातिल? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपने अक्सर एक बात को जरूर नोटिस किया होगा कि साउथ के फैंस अपने सुपरस्टार्स को लेकर कितने दीवाने होते हैं। ये दीवानगी और प्यार इस कदर कि अपने सुपरस्टार के लिए अगर उन्हें किसी की जान लेनी पड़ जाए या अपनी जान देनी पड़ जाए तो भी वो पीछे नहीं हटते हैं। यही एक रीजन है कि साउथ के कई फैंस अपने सुपरस्टार्स की मूर्ति बनवाकर उसको मंदिर में रखते हैं और डेली पूजा करते हैं। साउथ में अक्सर न जाने ऐसे कितने केस हुए कि अपने सुपरस्टार की फिल्म का बड़ा सा होर्डिंग लगाते हुए ऊपर से गिरे और नीचे गिरकर हो गए, या किसी थिएटर में फिल्म देखने के लिए भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठी हो गई कि वहां पर हादसा हो गया, या सामने से किसी दूसरे सुपरस्टार्स के फैंस ने अपने सुपरस्टार की तारीफ कर दी तो जमकर लड़ाई हो गई। ऐसे एक या दो नहीं, अनगिनत केस आपको देखने के लिए मिल जाए जहां पर फैंस ने अपने सुपरस्टार्स के लिए जान तक दे दी, और कई सुपरस्टार समय समय पर अपने इन फैंस की वैल्यू करते हुए और रिस्पेक्ट करते हुए भी नजर आए। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसे भी कई एक्टर हुए जिन्होंने अपने इतने चाहने वाले फैंस की जान तक ले ली, इतनी बेरहमी से खुद इनकी इतनी पिटाई की कि आज बेचारे ये इस दुनिया में नहीं है। वैसे कन्नड़ा सिनेमा के जाने माने सुपरस्टार दर्शन थुगुदीपा यानी कि चैलेंजिंग स्टार के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, जिन्होंने जून 2024 में अपने डाई हार्ट फैन रेणुका स्वामी की हत्या कर दी थी और आज दर्शन जेल में है। इतनी बेरहमी से दर्शन ने अपने फैन को मारा कि ये देखकर बाकी फैंस तक शॉक्ड हो गए थे। दर्शन आज भी जेल में बंद है और उनका केस चल रहा है। हालांकि इस केस के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी सुना भी होगा, लेकिन आप शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि साउथ में ये ऐसा पहला केस नहीं था। ऐसे कई और केस भी हो चुके हैं जहां इसके पहले भी ऐसी कई खतरनाक वारदातों को अंजाम दिया गया जिनको आज सुनते टाइम पर लोग बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। तो आज अपने इस वीडियो में हम साउथ इंडियन सिनेमा की कुछ ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें देखकर और सुनकर आपको भी ऐसा लगेगा कि हे भगवान, इंसानियत आखिर कहां मर गई है। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम दर्शन के केस के बारे में ही बात करते हैं, जहां पर इस केस का एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूं, और फिलहाल दर्शन के केस में क्या चल रहा है, कब तक ये जेल से छूटेंगे या नहीं, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो चैलेंजिंग नाम से मशहूर दर्शन ने कई बेहतरीन कन्नड़ फिल्मों में काम किया और कन्नड़ फिल्मों को एक अलग ही पहचान दिलाई, और इन फिल्मों के बाद में दर्शन की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो गई थी। पर्दे पर उनकी एंट्री को देखकर, उनकी स्टाइल, उनकी फैशन और डायलॉग सुनने के बाद लोग सिनेमा घर में पैसे उड़ाने लगे थे, और टीवी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले दर्शन को स्टार्टिंग में फिल्मों में कई सपोर्टिंग रोल भी मिले, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपनी एक्टिंग से अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। खैर, उनकी प्रोफेशनल लाइफ हमेशा से ही अच्छी चल रही थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ कभी अच्छी नहीं चल पाई। वैसे दर्शन का पहले नाम हेमंत कुमार था, लेकिन बाद में उसको बदलकर उन्होंने दर्शन थग्गुदीपा कर दिया था। यहाँ पर आपको बताते चलें कि दर्शन के पिता श्रीनिवास भी एक जाने माने एक्टर रहे हैं, जिन्होंने साल 1966 में अपनी फिल्म थुग्गुदीपा में काम किया और उनके करियर को एक अलग ही पहचान मिली, और यहीं से थुग्गुदीपा नाम उनके पिता के साथ जुड़ गया था, और आगे चलकर यही थुग्गुदीपा नाम दर्शन के साथ में भी जुड़ा। खैर, दर्शन के कई करीबी और उनके घर वाले आज भी उन्हें हेमंत के नाम से ही बुलाते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपना नाम बदलकर दर्शन कर दिया था। खैर, चीजें इस समय तक काफी अच्छी चल रही थी, और आगे चलकर 2003 में दर्शन की शादी हो जाती है विजय लक्ष्मी से, जो उन्हीं की एक दूर की रिलेटिव थी और केमिकल इंजीनियरिंग से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी। दर्शन को हमेशा से ही महंगी कारें और महंगी बाइक का शौक रहा है, और उनके पास में इनका अच्छा खासा कलेक्शन भी है। आगे चलकर दर्शन और विजय लक्ष्मी का एक बेटा होता है, जिसका नाम ये रखते हैं विनीस। दर्शन को इन सारी चीजों के अलावा जानवर पालने का भी बहुत शौक था, यहाँ तक कि दर्शन ने एक छोटा सा चिड़ियाघर भी खोला था मैसूर के मालावल्ली में, और यहाँ पर कई तरह के जानवर थे, जिनमें भालू, हाथी और ऐसे कई और जानवर शामिल थे। खैर, विजय लक्ष्मी के साथ में दर्शन की शादी कई सालों तक तो अच्छी चली, लेकिन आगे चलकर साल 2011 में एक दिन वो काफी ड्रिंक करके अपने घर गए और उनकी पत्नी के साथ में उनकी काफी बहसबाजी हुई। ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दर्शन ने उनके ऊपर हाथ भी उठाया, और अगले ही दिन उनकी पत्नी ने पुलिस थाने में जाकर इसके खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज करवाई, और उनकी पत्नी की शिकायत पर दर्शन के ऊपर डोमेस्टिक होम का केस भी दर्ज किया गया।
जहाँ तक कि उसी समय उनकी पत्नी ने यह भी बोला कि वो तो उन्हें बिल्कुल नहीं मारने वाले थे, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे अपनी जान बचाई है। और इस कंप्लेन के तुरंत बाद पुलिस दर्शन के घर जाती है और उन्हें अरेस्ट करके पुलिस थाने ले आती है। इस खबर का पता चलते ही उनके फैंस पुलिस थाने के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें भगा देती है और दर्शन को इस केस में लगभग 14 दिनों तक हिरासत में रखा गया था। कोर्ट में ये केस चल रहा था और उस समय दर्शन को लगा कि शायद उन्हें इस केस में जेल भी हो सकती है। तो उस समय दर्शन ने पर्सनली अपनी वाइफ से माफी मांगी और उन्हें इस केस को वापस लेने के लिए मनाया और उनके कहने पर इस केस को कोर्ट के बाहर ही सॉर्ट आउट कर लिया गया और उनकी पत्नी ने इस केस को वापस ले लिया था। और इस केस के बाद में दर्शन ने अपने चाहने वालों से इसके बारे में माफी भी मांगी थी। यहाँ तक कि उन्होंने एक लिखित नोट भी जारी किया था, जिसके बाद से सबको लगा कि शायद अब दर्शन ठीक हो गए हैं और अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। लेकिन आपको बता दें कि दर्शन और उनकी पत्नी के बीच में अभी भी चीजें सही नहीं चल रही थी और लगभग 2015 के बाद से तो उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी उनके साथ में रह भी नहीं रही थी। ये दोनों ही अलग अलग रहने लगे थे। हालांकि एक बार फिर से 2016 में उनकी पत्नी ने दर्शन के खिलाफ में आपत्तिजनक व्यवहार करने को लेकर एक केस और दर्ज करवाया था और कहीं ना कहीं उनकी पत्नी को अब ये लगने लगा था कि दर्शन ऐसे ही हैं, उनका व्यवहार ऐसा ही रहेगा। तो इसके बाद में वो दर्शन से ज्यादा नहीं मिली और वो अलग ही रहने लगी थी। अब दूसरी तरफ कन्नड़ सिनेमा की एक और एक्ट्रेस थी जिनका नाम था पवित्रा गौड़ा, जो उस समय तक कुछ छोटी मोटी फिल्मों में काम कर चुकी थी, लेकिन उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई थी। खैर, आगे चलकर पवित्रा की शादी हो जाती है एक ग्रोसरी स्टोर के मैनेजर संजय सिंह से और कुछ दिनों तक तो इनकी शादी अच्छी चलती है। इस शादी से इन्हें एक बेटी भी होती है, लेकिन आगे चलकर इन दोनों के रिश्ते में थोड़ी थोड़ी खटासानी शुरू हो जाती है और फाइनली 2013 में इनका डिवोर्स भी हो जाता है। और 2013 के बाद से पवित्रा गौड़ा अपनी बेटी के साथ में अलग रहने लगी थी। तो इधर पवित्रा गौड़ा अकेली थी और 2015 के बाद से दर्शन भी अपनी पत्नी के साथ में नहीं, अलग ही रह रहे थे। हालांकि इन दोनों ने साथ में ऐसी कुछ फिल्मों में काम नहीं किया, लेकिन कुछ इवेंट के दौरान ये दोनों एक दूसरे से मिलते रहते थे और एक दूसरे के काफी करीब भी आ गए। इतने करीब आ गए कि अक्सर इन दोनों को हमेशा एक साथ ही देखा जाता था। उस समय ये दोनों ही अकेले थे, तो ये दोनों एक दूसरे के और करीब आते चले गए और इस बारे में मीडिया में भी कई बार आर्टिकल छापे गए। यहाँ पर आपको एक बात और बताते चलें कि दर्शन के ऊपर ऐसे एक या दो नहीं, ऐसे कई और केस चले हैं जिन्हें देखने और सुनने के बाद में कहीं ना कहीं दर्शन का जो एक बेसिक नेचर है वो समझ में आता है। जैसे साल 2021 की बात है, जब दर्शन मैसूर के एक होटल में खाना खा रहे थे और वहाँ पर एक मामूली सी बात पर उस होटल में काम कर रहे वेटर से दर्शन की जोरदार बहस हो गई। ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दर्शन ने उस वेटर को एक चांटा भी मार दिया था और आगे चलकर इस पूरे मामले में इस वेटर ने दर्शन के खिलाफ में पुलिस में क्लेम भी दर्ज करवाई और पुलिस ने इस पूरे केस की तहकीकात की। और जब होटल में सीसीटीवी कैमरा को लेने के लिए गए तो पुलिस को पता चला कि होटल से सीसीटीवी कैमरा की क्लिप्स भी गायब हैं। उस समय दर्शन ने होटल की हाई अथॉरिटीज को मिलकर होटल में से सीसीटीवी फुटेज को ही गायब करवा दिया था। और बाद में जब ये केस काफी बढ़ने लगा तो दर्शन ने उस वेटर को लगभग 50,000 रुपए कंपनसेशन के तौर पे दिए थे और इतने पैसे मिलने के बाद में उस वेटर ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था और इस केस को वापस ले लिया था। 2022 में दर्शन की एक कन्नड़ा प्रोड्यूसर भारत के साथ में काफी बहस हुई और ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इस प्रोड्यूसर ने दर्शन की पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई थी और मेल में उसने कहा था कि दर्शन उन्हें धमका रहे हैं और उसे मारने की धमकी दे रहे हैं। खैर, आगे चलकर इस केस को भी रफा दफा कर दिया गया था। इसी के कुछ महीनों बाद ही 2023 के नवंबर में तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने लोगों को हैरान ही कर दिया, जब दर्शन अपने पड़ोसी की किसी बात से इतने ज्यादा गुस्सा हो गए कि उन्होंने अपने पालतू कुत्ते से अपने पड़ोसी को कटवा दिया था। ये पूरा विवाद कार पार्किंग को लेकर हुआ था। पड़ोसी ने उनके घर के सामने कार को पार्क कर दिया था और दर्शन ऐसा नहीं चाहते थे और इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में बहस हुई और दर्शन ने अपने कुत्ते को छोड़ दिया और इस कुत्ते ने जाकर पड़ोसी को काट लिया था। ये पड़ोसी एक महिला थी और इस महिला को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। महिला ने दर्शन के खिलाफ में पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, लेकिन आगे चलकर दर्शन ने उस महिला से कॉम्प्रोमाइज कर लिया था और दर्शन ने उसके इलाज का पूरा खर्चा और हॉस्पिटल का पूरा खर्चा उठाया था। तो लगातार एक के बाद एक अगर आप चीजों को देखेंगे तो ये समझ में आता है कि दर्शन पहले गलती करते थे और बाद में उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे और इतने सारे केस को दबा देने के बाद में कहीं ना कहीं दर्शन का कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ गया था कि किसी भी तरह के केस को वो हैंडल कर सकते हैं। 2023 की बात है जब दर्शन के फार्म हाउस पर कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने रेड भी मारी थी। एक्चुअली कहा जाता है कि दर्शन ने उस समय अपने फार्म हाउस पर कुछ ऐसे दुर्लभ पक्षी रखे हुए थे जिनको अपने घर में या अपने फार्म हाउस में रखना बिल्कुल भी लीगल नहीं था। इनमें से 4 बार हेडेड गूज भी थे जो कि पहाड़ी एरिया में रहने वाले थे, लेकिन दर्शन ने इनको इलीगली अपने फार्म हाउस में रखा हुआ था और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसमें रेड मारी थी और इसको लेकर भी उनके खिलाफ केस चला, लेकिन ये मामला भी रफा दफा हो गया था। खैर, अभी तक ये सारी चीजें एक छोटे मोटे लेवल पे चल रही थी जहां पर दर्शन अपनी थोड़ी बहुत दबंगई भी साबित कर रहे थे, लेकिन आगे चलकर 2024 में कुछ ऐसा हुआ जिसने दर्शन की पूरी जिंदगी ही बदल दी और इस केस से इतना कुछ खराब हो जाएगा दर्शन ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। एक्चुअली दर्शन का एक डाई हार्ट फैन था जिसका नाम था रेणुका स्वामी। वो चित्रदुर्ग का रहने वाला था और एक मेडिकल स्टोर में काम करता था। वो दर्शन का बहुत बड़ा फैन था और हमेशा दर्शन की फिल्में देखना पसंद करता था। जब भी दर्शन की कोई नई फिल्म आती तो वो तुरंत सिनेमा हॉल में फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाकर देखता
और YouTube पर और CD DVD पर तो उसने दर्शन की ना जाने कितनी फिल्में रिपीट मोड में देखी थी। रेणुका स्वामी बिल्कुल एक मिडिल क्लास परिवार का रहने वाला था और उसका हाई प्रोफाइल लोगों से कोई भी कनेक्शन नहीं था। दिन भर अपने मेडिकल स्टोर पर काम करना और शाम को घर जाकर चैन से सो जाना, बस यही रेणुका स्वामी की दिनचर्या थी और बचे हुए समय में वो दर्शन की फिल्में देखता था। अब मामला स्टार्ट होता है दर्शन और पवित्रा गौड़े के रिश्ते से, जहां पर दर्शन और पवित्रा गौड़ा अक्सर एक साथ देखे जाने लगे थे। अब दर्शन के जो डाई हार्ड फैन थे वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि उनका सुपरस्टार अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर किसी दूसरी लड़की के साथ में रह रहा है और वो लड़की ऑलरेडी अपने पति को छोड़ चुकी है। तो इन सारी चीजों को लेकर उस समय दर्शन के फैंस टोटल 2 ग्रुप में बंट गए थे, जहां पर एक ग्रुप ऐसा था जो कि दर्शन को इस बारे में भी सपोर्ट कर रहा था। उनकी आंखों पर बिल्कुल पट्टी बंधी हुई थी और उनका सुपरस्टार जो भी करता था, चाहे वो गलत भी हो, उसको वो सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दर्शन के कई डाई हार्ड फैन ऐसे भी थे जो कि दर्शन की गलत चीजों को सपोर्ट नहीं करते थे और वो ये चाहते थे कि अगर वो अपने सुपरस्टार को इतना मानते हैं तो उनके सुपरस्टार को भी उनके हिसाब से रहना चाहिए और जो चीजें सही हैं, इंसानियत के तौर पर सही हैं, उनको मानना चाहिए। तो इन सारी बातों को लेकर अक्सर दर्शन के डाई हार्ड फैंस पवित्रा गौड़ा की सोशल मीडिया पर कमेंट करते ही रहते थे, जहां अक्सर ये बोलना कि तुमने मेरे सुपरस्टार का घर बर्बाद कर दिया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और कई लोग तो गाली गलौज भी करते थे। खैर, एक स्टार के लिए नॉर्मल सी बात है, वो हमेशा हर किसी को खुश नहीं कर सकता है और कई बार उन्हें अपने सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें देखनी पड़ती ही हैं। तो उन्हीं फैंस में से एक फैन था रेणुका स्वामी, जिसको भी दर्शन की ये सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और वो भी अक्सर दूसरे लोगों के जैसे ही पवित्रा गौड़ा के वीडियोस पर और उनकी फोटोज पर गलत कमेंट करने लगा था और हमेशा वो पवित्रा गौड़ा को मैसेज भेजता कि वो दर्शन से अलग हो जाए। उसी समय के आसपास पवित्रा गौड़ा ने अपनी बेटी के बर्थडे के मौके पर दर्शन के साथ में कुछ फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर अपलोड की, जिनमें उन्होंने ये कैप्शन दिया कि हमारे रिश्ते को 10 साल हो गए हैं। और ये चीजें सही नहीं थी, क्योंकि दर्शन का अभी डिवोर्स नहीं हुआ था और पवित्रा गौड़ा ये कह रही थी कि हमारे साथ को 10 साल हो गए हैं। तो इसके बाद में कई बार लोगों ने पवित्रा गौड़ा की आईडी पर और फोटोज पर ऐसे गलत कमेंट करना शुरू कर दिया। उन्हीं में से रेणुका स्वामी भी एक था और जब रेणुका स्वामी बार बार उन्हें कमेंट कर रहा था तो पवित्रा गौड़ा ने ये कमेंट पढ़े और ये दर्शन को भी दिखाए कि ये देखो तुम्हारे चाहने वाले मुझे क्या कह रहे हैं, क्या मैंने तुम्हारा घर तोड़ा है? ऐसे तो लोग पता नहीं क्या क्या बकेंगे। दर्शन, अब वक्त आ गया है उसको सबक सिखाने का और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे सबक भी सिखाओ। आखिर हम कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक ऐसे लोगों को देखकर चुप बैठेंगे? अब इसके बाद दर्शन ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ उपाय निकालता हूँ। अब सोशल मीडिया पर तो ऐसे हजारों और लाखों लोग कमेंट करते हैं, लेकिन एक एक की आईडी निकालना, उनका एड्रेस निकालना कैसे पॉसिबल होगा? तो दर्शन के बेंगलुरु में कई फैन क्लब भी चलते हैं और इन फैन क्लब को चलाने वालों से दर्शन का कांटेक्ट भी रहता है। तो दर्शन ने ऐसे ही अपने एक फैन क्लब के मेंबर को बुलाया और उससे कहा कि मुझे इस लड़के का एड्रेस चाहिए है, ये कहाँ रहता है। तो उस समय तो फैन क्लब वाले को पता नहीं था कि आखिर ये कौन है, लेकिन उसने दर्शन से कहा कि मैं पता करके आपको बताता हूँ और उसने काफी सर्च किया कि आखिर ये लड़का कहाँ का रहने वाला है और बाद में उसको पता चल गया कि ये चित्रदुर्ग में रहता है और उसने आकर ये बात दर्शन को बताई। तो दर्शन ने उससे कहा कि इसको उठवा लो, मुझे इससे मिलना है। और दर्शन के कहने पर यह फैन क्लब चलाने वाला चित्रदुर्ग गया और वहां पर रेणुका स्वामी से मिला और उससे कहा कि दर्शन तुमसे मिलना चाहते हैं। और ये सुनने के बाद तो रेणुका स्वामी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि जिस सुपरस्टार की उसने इतनी फिल्में देखी हैं वो सुपरस्टार उससे मिलना चाहता है और वो काफ़ी एक्साइटमेंट में उससे मिलने के लिए भी चला गया। लेकिन उस बेचारे को ये कहाँ पता था कि जिस सुपरस्टार की वो पूजा करता है और जिससे वो मिलने जा रहा है वही उसकी जान लेने वाला है। खैर, रेणुका स्वामी को एक टीन साइड में बुलाया गया और वहां पर दर्शन भी आए, जिसको देखकर रेणुका स्वामी पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, लेकिन जब दर्शन पास में आए तो उन्होंने सीधे आते ही एक तमाचा मारा और रेणुका स्वामी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि बिना कुछ बोले हुए दर्शन उन्हें क्यों मार जा रहे हैं। और दर्शन ने उसको हाथ से, लातों से बहुत देर तक और यहाँ तक कि अपने बेल्ट को उतारकर अपने बेल्ट से भी उसकी पिटाई की। तभी सामने से पवित्रा गौड़ा भी आ गई और दर्शन के साथ में पवित्रा गौड़ा को देखकर रेणुका स्वामी सब कुछ समझ गया। पवित्रा ने भी उसको एक चांटा मारा और पवित्रा ने भी उसकी पिटाई की। यहाँ तक कि उसके बाद एक एक करके वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने रेणुका स्वामी की बहुत बुरी तरह से पिटाई की, यहाँ तक कि उसे बिजली के झटके भी दिए, उसके अंडकोशों में लात मारी और उसको बुरी तरह घायल किया और वो इतनी बुरी तरह से जख्मी हो गया कि उसने वहीं पर दम तोड़ दिया, जिसको देखने के बाद दर्शन के फैन क्लब के बहुत सारे लोग बिल्कुल शॉक्ड हो गए क्योंकि एक फैन चली गई। अब दर्शन ने कहा कि इसका किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसको तुरंत ठिकाने लगा दो। तो ये लोग इसको एक नाले में फेंक देते हैं।
इन्हें लगा था कि ये शायद नाले में बह जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन रेणुका स्वामी की लाश इस नाले में नहीं बह पाई और सुबह सुबह एक न्यूज़पेपर देने वाले लड़के को दिख गई, जिसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई और मामले की तहकीकात शुरू हुई और एक एक करके पुलिस ने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिए। हालांकि इस केस की तहकीकात चल ही रही थी और अभी तक ये केस दर्शन से नहीं जुड़ा था। पुलिस को भी उस समय यही लग रहा था कि शायद ये कोई नॉर्मल लड़ाई वाला मामला होगा और इतना हाई प्रोफाइल केस नहीं होगा। और जब इस मामले की तहकीकात चल ही रही थी तभी 3 लोग आते हैं और इस केस के लिए सरेंडर कर देते हैं कि ये उन्होंने किया है, जो देखकर पुलिस बिल्कुल हैरान हो जाती है कि यार ये लोग ऐसा करने के बाद पुलिस में कैसे आ गए हैं, क्योंकि इस तरह का करने के बाद तो अक्सर लोग भाग जाते हैं, लेकिन ऐसे में ये लोग खुद पुलिस के सामने आकर इस बात को बोल रहे हैं कि ये उन्होंने किया है, उन्हें अरेस्ट किया जाए। और ऐसा करने को लेकर उनका ये कहना था कि कुछ पैसे का लेन देन उनका रेणुका स्वामी के साथ में था, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। खैर, पुलिस को यकीन नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो सकता है और पुलिस इस मामले की और भी बारीकी से तहकीकात करती है। तो इनके फ़ोन की लोकेशंस और इनकी कॉल डिटेल निकाली जाती है और तब यहाँ पर लिंक सामने आता है दर्शन का, जब एक सेम लोकेशन से इन तीनों का मोबाइल और दर्शन का मोबाइल एक ही जगह बता रहा था। तो पुलिस ने और ज़्यादा तहकीकात की, इनकी पिटाई की, तब पता चला कि इसमें दर्शन का भी नाम है। बाद में पुलिस को पता चला कि दर्शन ने इन सबको 20-20 लाख दिए थे कि इस केस को वो अपने ऊपर ले ले। पुलिस दर्शन के घर पहुंची, दर्शन को इस पूरी बात का पता चला और दर्शन अब समझ गए कि ज़रूर अब कुछ बड़ा कांड हो गया है। पुलिस ने दर्शन को अरेस्ट किया। हालांकि इस समय तक भी दर्शन को ये लग रहा था कि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से पुलिस उन्हें कुछ नहीं करेगी, लेकिन ऊपर से कोई भी सोर्स दर्शन के लिए लग पाता कि पुलिस इसके पहले ही अपना सारा काम कर चुकी थी। दर्शन को पुलिस हिरासत में लिया गया और कोर्ट में पेश किया गया, जहां अब ये पूरा केस खुलकर सामने आया, जहां इस केस में दर्शन के साथ में पवित्रा गौड़ा और 17 और लोग भी शामिल थे और एक एक करके इन सबके नाम सामने आए और इन सबको अदालत में बुलाया गया। हालांकि जहां एक तरफ कोर्ट में ये केस चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ दर्शन के कई डाई हार्ड फैंस कोर्ट के बाहर उनको सपोर्ट कर रहे थे। उस समय इन सारी चीज़ों को देखने के बाद दर्शन अब कहीं ना कहीं ये समझ चुके थे कि अब ये केस काफ़ी लंबा हो गया है और जिस तरह से उन्होंने पिछले सारे केसों को रफा दफा कर दिया था, ये केस वो रफा दफा नहीं कर पाएंगे। उस समय जज ने जब उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा तो उस समय दर्शन का ये कहना था कि मुझे पुलिस में मत भेजो, मुझे यहीं जहर दे दो। दर्शन ये बोलते टाइम पर काफ़ी इमोशनल हो गए थे और उनकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे। खैर, दर्शन के साथ में इन सभी लोगों को जेल में भेजा गया, लेकिन कुछ समय के बाद में इनमें से बहुत सारे लोगों को छोड़ भी दिया गया। लेकिन दर्शन आज भी जेल में बंद हैं और उन्हें आज लगभग 2 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। खैर, इस बीच में उन्होंने कई बार बेल के लिए भी अप्लाई किया, वो जमानत पे कुछ समय के लिए बाहर भी आए और इस दौरान वो अपने करीबियों से मिले, अपने परिवार वालों से मिले, कई मंदिर गए और वहां पर उन्होंने माथा टेका। खैर, आगे चलकर पुलिस ने उनकी इस बेल को कैंसिल कर दिया था और उन्हें दोबारा से जेल भेज दिया था। दर्शन ने कोर्ट में इस बारे में भी अपील की कि उन्हें जेल में उनके घर का खाना दिया जाए। तो कुछ समय तक तो उन्हें जेल में उनके घर का खाना देने की परमिशन दी गई उनकी हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए, लेकिन बाद में कोर्ट ने इसको भी कैंसिल कर दिया और कहा कि जैसे कैदी वहां का खाना खा रहे हैं वो भी वहीं का खाना खाएं। तो अभी फिलहाल दर्शन जेल में ही है, इस केस की सुनवाई चल रही है और वो वहीं का खाना खा रहे हैं। और अक्सर जेल में उनके कुछ डाई हार्ड फैंस और उनके परिवार वाले उनसे मिलने के लिए जाते रहते हैं और जेल में बंदे दर्शन को देखकर उनके कई करीबियों का इस बारे में ये कहना है कि दर्शन की हालत बहुत खराब हो गई है, रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया है और उन्होंने इतना पैसा, इतनी दौलत और इतना नाम कमाया है, वो सब मिट्टी में मिल गया है। खैर, एक समय तो दर्शन इस केस को रफा दफा करने के लिए अपनी पूरी दौलत देने के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन अब ये केस इतना ज्यादा सुर्खियों में आ गया था कि इसको पैसे से दबाया नहीं जा सकता था और यही एक रीजन है कि दर्शन आज भी जेल में है। उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी साल 2025 में आई द डेविल, जिसमें उन्होंने डबल रोल निभाया था। इसके बाद 2026 में आई एक फिल्म रक्त कश्मीरा में वो हमें एक गाने में नजर आए थे और इसके अलावा उनकी कई और फिल्में थीं जिनमें दर्शन काम कर रहे थे। आधी अधूरी इनकी शूटिंग भी हो चुकी थी। ये सारी फिल्में बंद हो गईं और इस तरह से इन फिल्मों के बंद होने की वजह से प्रोड्यूसर्स और इसके मेकर्स को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। तो ये तो हुई दर्शन केस की पूरी बात और अपडेट। अब मैं आपको बताता हूं, इसके पहले भी एक ऐसा ही केस हुआ था जिसने भी उस समय पूरे सिनेमा जगत को हिला दिया था। ये बात है तमिल सिनेमा से जुड़ी हुई, जब एक पत्रकार ने एक एक्टर और डायरेक्टर के बारे में कई चीजें अपनी फिल्मी पत्रिका में लिखने की कोशिश की। तो तमिल सिनेमा के जाने माने एक्टर M.K. थग्गराजा, भगवत हर ने, N.S. कृष्णन ने और डायरेक्टर S.M. श्रीरामुलु नायडू ने मिलकर इस पत्रकार को था। ये केस है 1944 का और उस समय ये जाने माने एक्टर थे और डायरेक्टर थे और कई बेहतरीन फिल्मों में काम कर चुके थे। और जिस पत्रकार को इन्होंने पी उसका नाम था लक्ष्मीकांतन। ये 1944 के आसपास की बात है, जब लक्ष्मीकांतन एक फिल्मी मैगजीन चलाता था। उस समय फिल्मी पत्रिकाएं बहुत ही कम प्रकाशित होती थीं
और इन फिल्मी पत्रिकाओं में लक्ष्मीकांतन एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर और फिल्मों से जुड़ी कई कंट्रोवर्सीज के बारे में लिखता रहता था। और उस समय एक्टर और डायरेक्टर्स को अपनी इमेज की काफी चिंता थी, तो इन्होंने इसको रोकने की काफी कोशिश की कि उनके बारे में ये कुछ भी ना लिखे। अगर अच्छा ना लिख सके तो बुरा तो बिल्कुल भी ना लिखे। वैसे यहाँ पर लक्ष्मीकांतन के बारे में भी आपको बता दें तो वो पहले काफी गरीब परिवार से बिलोंग करता था और उसको पहले वकालत की पढ़ाई करनी थी, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि वो वकालत की पढ़ाई नहीं कर पाया था और आगे चलकर वो दलाली का काम करने लगा था। और इसके जुर्म में उसको लगभग 7 साल की सजा भी हुई थी और 7 साल के लिए वो जेल में भी रहा था, जहां पहले लक्ष्मीकांतन को राजमुंद्री की एक जेल में बंद किया गया था, लेकिन उसने वहां से भागने की कोशिश की तो बाद में उसको अंडमान आइलैंड की जेल में बंद कर दिया गया था, जिसको काला पानी की जेल के नाम से जाना जाता था। जो जेल इतनी खतरनाक थी कि वहां से किसी का भागना और किसी का बच के निकलना बिल्कुल नामुमकिन था। खैर, आगे चलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब यहाँ पर जापान का इन्फ्लुएंस बढ़ा तो इसको जेल से रिहा कर दिया गया और इंडिया को वापस भेज दिया गया। तो इंडिया वापस आने के बाद अब लक्ष्मीकांतन यहाँ पर पत्रकारिता का काम करने लगा था। वो एक्चुअली एक वीकली सिनेमा थॉट के नाम से अपनी मैगजीन चलाता था और इसी को लेकर जाने माने एक्टर भगवथन, कृष्णन और डायरेक्टर नायडू की इससे काफी बहस हुई। इन तीनों ने लक्ष्मीकांतन को काफी समझाया कि उनके बारे में ये कुछ भी ना छापे, लेकिन लक्ष्मीकांतन ने ऐसा मानने से मना कर दिया। और 8 नवंबर 1944 को जब लक्ष्मीकांतन अपने एक दोस्त के घर पर जा रहा था तो रास्ते में किसी ने उसको रोककर कई चाकू मारे। वो काफी जख्मी हो गया था और दौड़ते भागते एक रिक्शे पर बैठकर उसको अस्पताल ले जाया जाता है। हालांकि हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता है, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो वहीं पर दम तोड़ देता है। लेकिन इसके पहले वो पुलिस को अपने बयान देकर जाता है और पुलिस जब इस केस की इंक्वायरी करती है तो इन सब का नाम सामने आता है। इनके ऊपर केस चलता है और यहाँ पर दोनों ही एक्टर भगवथन, कृष्णन और नायडू के अलावा 3 और लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन जब ये केस और आगे चलता है तो नायडू को इस केस से बेइज्जत बरी कर दिया जाता है, लेकिन इन दोनों ही एक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये दोनों ही जेल में लगभग 30 महीनों के लिए बंद रहते हैं। और आगे जब इस केस की सुनवाई होती है तो इन्हें भी निर्दोष करार देकर छोड़ दिया जाता है। खैर, अब इस केस की सच्चाई क्या थी, लेकिन इन दोनों ही एक्टर्स को 30 महीने की सजा हुई थी। और इसके बाद फाइनली जब 1947 में इनको छोड़ा गया तो एक तो देश में उथल पुथल मची हुई थी और इनका करियर भी पूरी तरह से खत्म हो गया था। एक केस हुआ था साल 2002 में तेलुगु सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस प्रत्यूषा का, जिन्होंने लगभग 4 सालों के अंदर ही 3 अलग अलग भाषाओं में 12 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर लिया था। लेकिन फाइनली 2002 में उनकी मृत्यु हो जाती है। हुआ ये था, प्रत्यूषा अपने बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ से शादी करना चाहती थी, लेकिन उनके घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। तो प्रत्यूषा अपने घर वालों को डराने के लिए पहले नकली से जहर खाने का नाटक करती हैं, लेकिन ये नाटक करने के चक्कर में उन्होंने असली में जहर खा लिया और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। हालांकि इलाज के दौरान यहाँ पर प्रत्यूषा की मृत्यु हो जाती है, लेकिन सिद्धार्थ बच जाते हैं। और बाद में जब फोरेंसिक की टीम इस मामले की पूरी तहकीकात करती है तो ये पाया जाता है कि प्रत्यूषा की मृत्यु उनका गला दबाने की वजह से हुई है। जहर तो उन्होंने बाद में खाया और इसका पूरा शक उनके बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ के ऊपर जाता है। हालांकि आगे चलकर जब इस केस की और तहकीकात हुई और एम्स ने इस पूरे मामले में अपने डॉक्टर को भेजकर इसकी पूरी जांच करवाई तो पता चला कि जो डॉक्टर ने पहले रिपोर्ट बनाई थी वो गलत थी। लेकिन फिर भी 2004 में सिद्धार्थ को प्रत्यूषा को आत्महत्या करने के लिए उकसाने को लेकर दोषी पाया जाता है और उन्हें 5 साल की सजा भी होती है और लगभग 6,000 रुपए का उन्हें जुर्माना भी लगता है। और प्रत्यूषा की इस तरह से मृत्यु के बाद में उनके घर वाले उनके नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाते हैं, जो आज भी चल रहा है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक आईना है हमारी सोच का, हमारी अंधभक्ति का। एक तरफ वो फैन जो अपने सुपरस्टार को भगवान मान बैठा और दूसरी तरफ वो सुपरस्टार जो अपनी ही छवि के बोझ में इंसानियत भूल गया। ये घटना हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है, किसी को इतना ऊपर मत रखो कि जब वो गिरे तो आपका भरोसा भी टूट जाए। क्योंकि स्टार स्क्रीन पर हीरो हो सकता है, लेकिन असल जिंदगी में हर कोई इंसान ही होता है। अगर आपको लगता है कि फैंडम की एक लिमिट होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या फैंस की दीवानगी ही ऐसे मामलों की असली वजह है? हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची और झकझोर देने वाली कहानी के साथ।